Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, good morning. So let's start our today's class. Today we will end our lecture at 10:30 a.m. as I have to go somewhere. If you feel like you are not getting it and आपका concentration नहीं रह रहा है, so you can tell me. I will give you break. Otherwise, I will not give you break today. We will end our class at 10:30. Okay? Yes or no? ओके Yes, ma'am. यस अगर आपको बीच में लगता है कि आपको ब्रेक चाहिए सो प्लीज टेल मी कि मैम अभी पता नहीं चल रहा है वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सो आई विल गिव यू द ब्रेक ओके सो व्हाट वी हैव कंप्लीटेड ऑन सैटरडे COVID-19 in pregnancy, यस देन multiple gestation, ओके placental abnormalities, placenta previa, abruptio placenta. ओके सो टेल मी अबाउट COVID-19 इन प्रेगनेंसी इन दिस व्हाट वी हैव कंप्लीटेड They are doing research about pregnancy and neonatal. ओके अभी भी research is continuous we don't know what exactly happens with the female and with the developing fetus the research is continuous but अभी तक जितनी रिसर्च हुए उससे इतना पता चलता है कि ड्यू टू COVID-19 इन अ प्रेग्नेंट वुमेन व्हाट हैपेंस those female who are pregnant and those who are not pregnant what happens with them Severe illness. yes serious effects of COVID-19 to whom non-pregnant women or pregnant women Pregnant. प्रेग्नेंट फीमेल्स को यस सो अभी तक जितनी रिसर्च हुई उससे इतना पता चलता है कि अगर प्रेग्नेंट वीमेन एंड नॉन प्रेग्नेंट वीमेन दोनों को COVID-19 हो जाता है सो प्रेग्नेंट फीमेल्स को उसके सीवियर इलनेस देखने को मिलेगी सीवियर फॉर्म देखने को मिलेगा एडिशनली COVID-19 की वजह से क्या हो सकता है Preterm birth. यस प्रीटर्म बर्थ हो सकता है एंड बहुत सारे एडवर्स आउटकम आ सकते हैं प्रेगनेंसी के नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड मल्टीपल जेस्टेशन व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल जेस्टेशन मैम आप कॉम्प्लिकेटेड చాలా है कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी Yes, complications of ओके pregnancy. Okay. What is multiple gestation? एक से ज्यादा fetus कैरी करता है. हाँ अगर एक से ज्यादा फीटस हो तो उसको हम मल्टीपल जेस्टेशन बोल सकते हैं कैसे टाइप के फीटस हो सकते हैं अगर दो है तो कैसे हो सकते हैं Fraternal. हाँ फ्रेटर्नल और Dizygotic. डाइजाइगोटिक मतलब दो zygote. so there are two ovum and two two sperms fertilized ovum. हाँ सो दो ओवम थे उसमें से दो अलग अलग बने डाइजाइगोटिक ट्विंस सेम जेंडर के भी हो सकते हैं एंड ऑपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं बिकॉज देर आर टू डिफरेंट ओवम्स नेक्स्ट इज अनदर टाइप इज Identical. आइडेंटिकल और Monozygote. Monozygote. मोनोजाइगोटिक ट्विंस सो उसमें क्या होता है One fertilized, one split થાય union. देर इज ओनली वन ओवम एंड टू स्पर्म्स एक ओवम को दो स्पर्म्स ने फर्टिलाइज कर दिया तो उसकी वजह से वो ओवम स्प्लिट हो जाएगा एक ही ओवम था बट वो स्प्लिट होके ट्विंस बनाएगा सो ये जो ट्विंस होंगे वो ऑलवेज सेम जेंडर के होंगे इधर मेल और फीमेल उसमें ऑपोजिट जेंडर नहीं होता है ओके what are the complications अगर multiple gestations है तो there are so many risks so क्या complications हो सकते हैं Miscarriage. miscarriage yes Anemia. yes Congenital abnormalities. hmm Hyperemesis gravidarum. yes IUGN. yes Polyhydramnios. hmm Postpartum hemorrhage. Premature rupture. yes Preterm labor Preterm and delivery. yes मदर को GDM हो सकता है Yes. yes, yes obviously because we know कि GDM इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है
प्लासेंटा की वजह से, तो इसमें तो 2 प्लासेंटा होंगे, सो और रेजिस्टिविटी हो जाएगी। सो जितने भी हम प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे थे, एक फीटस की वजह से हो रहा था ये सब, पर यहाँ तो 2 है। सो सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यू टू मल्टीपल जेस्टेशंस। आपको कैसे पता चलेगा कि मदर में एक नहीं 2 फीटस है, मल्टीपल जेस्टेशन है, वो कैसे पता चलेगा? fetal activity excessive जो यस, uterus large जो हमारे gestational age देन large part देखो ये palpate था 2 से ज्यादा पाल्पेट होंगे। नॉर्मल अगर एक फीटस में पाल्पेट करोगे तो आपको हेड पाल्पेट होगा, फिर बैक पाल्पेट होगी, सो 2 पार्ट्स फील होते हैं। बट इसमें तो बहुत सारे 3-4 जितने लार्ज पार्ट्स फील होंगे आपको। देन auscultation of more than one fetal heart rate यस, then excessive weight gain ओके। उससे सिवा और कुछ और किसी से पता चल सकता है? अदर देन दिस द कॉमन थिंग। sonography यस, यूएसजी से भी पता चल जाएगा कि मदर इज हैविंग मल्टीपल जेस्टेशन। तो अगर मल्टीपल जेस्टेशन है, सो व्हाट आर अवर इंटरवेंशंस, हमें क्या करना है? continue fetal heart rate activity growth monitor करना vital sign यस, cervical changes monitor करवानी यस, यूएसजी के लिए प्रिपेयर करना होगा, टू देखना पड़ेगा। हमने चलो मदर आई थी, हमने पाल्पेशन की, अभी यूएसजी नहीं की, तभी हमें डाउट हुआ कि देर आर मोर देन 1 फीटस, तो हम यूएसजी करेंगे, यूएसजी में कंफर्म हो जाएगा। फिर यूएसजी से वो भी पता चल जाता है लास्ट में, जब डिलीवरी नजदीक हो, लेबर नजदीक हो, लास्ट ट्राइमेस्टर हो, तब भी यूएसजी करने का रीजन एक है कि हमें उसकी पोजीशन पता चल जाए कि फीटल की पोजीशन कैसी है। अगर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा तो हम पहले से ही सीएस का प्लानिंग कर देंगे, वजाइनल डिलीवरी करेंगे ही नहीं, सो यूएसजी करनी पड़ेगी हमें। देन if एनीमिया है तो supplements vitamin यस, सप्लीमेंटल विटामिन देने होंगे, आयरन सप्लीमेंट्स और विटामिन सी सप्लीमेंट्स देने होंगे। देन मॉनिटर फॉर प्रीटर्म लेबर, यस, प्रीटर्म लेबर के लिए मॉनिटर करोगे, हाउ? फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट बाय यस, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट से करोगे। सो हमें लगता है कि इसमें हो सकता है, देयर आर 2 फीटस, तो कभी भी हो सकता है, तो वो टेस्ट करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ प्रीटर्म का रिस्क है, सो अकॉर्डिंग टू दैट हम इंटरवेंशंस लेंगे कि प्रीटर्म डिलीवरी ना हो। देन ઇફ માલ પ્રેઝન્ટેશન છે તો પછી સીએસસી માટે પ્રિપેર કરવું यस, वजाइनली पॉसिबल ही नहीं है, सो हमें सीएससी करना होगा अगर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है तो। एंड मदर का यूट्रस ड्यू टू 2 फीटस बहुत ज्यादा एनलार्ज हुआ था, तो તો ઓવર ડિસ્ટેન્શન થાય તો પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ ના થાય એટલા માટે ઓક્સિટોસિન મેડિસિન हाँ, बिकॉज अगर वो जल्दी से ऐसे क्लोज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो जो वेसल्स है वो ओपन ही रहेगी और ब्लीड होती रहेगी, सो हमें ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा कि पीपीएच ना हो जाए। नेक्स्ट हमने देखा था प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज। व्हाट इज दैट? प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज मतलब प्लेसेंटा પ્લેઝન્ટા જે यस, प्लासेंटा। એબનોર્મલી અટેચ થઈ જાય हाँ, जो एबनॉर्मल अटैचमेंट हो रही है प्लासेंटा की टू द यूट्रस वॉल, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी। सो हाउ मेनी एबनॉर्मलिटीज आर देयर? 3 Three. Which are they? प्लाजेंटा एक्रीटा, प्लाजेंटा Inc- परकेटा, प्लाजेंटा इंक्रीटा। Okay, so placenta accreta, increta, and percreta. Tell me about placenta percreta. पेरीमेट्रियम, प्लाजेंटा पेरीमेट्रियम तक चल जाता। हाँ, प्लाजेंटा हैज क्रॉस द पेरीमेट्रियम, पूरा पेरीमेट्रियम तक उसके रूट्स, कोरियोनिक विलस सब अटैच हो गए हैं पेरीमेट्रियम तक, और समटाइम्स वो भी क्रॉस कर लिया है। टेल मी अबाउट प्लासेंटा एक्रीटा. જેને એન્ડોમેટ્રિયમ ને ક્રોસ કર્યું Yes, placenta has crossed the endometrium. And what about placenta increta? જે માયોમેટ્રિયમ ને ક્રોસ કર્યું માયોમેટ્રિયમ। It has reached to the myometrium. Yes. So आपको कैसे पता चलेगा कि मदर को प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज है? आफ्टर बर्थ सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट થઈ જશે જે મતલબ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो रहा है ब्लीडिंग? ઇઝીલી કેમ કે સેપરેટ નહીં હોતા
हाँ, बिकॉज प्लासेंटा सेपरेट नहीं हो रहा है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। नॉर्मली हम प्लासेंटा सेपरेट करने के लिए फंडल मसाज करते हैं, उससे भी ना हो तो हम हैंड इंसर्ट करके मैन्युअली रिमूव करते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट रिमूविंग। सो प्लासेंटा रिमूव नहीं हो रहा है तो मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, तो इससे आपको पता चल गया कि हाँ मदर को एबनॉर्मलिटी है। बट बिफोर डिलीवरी आपको कैसे पता चलेगा? यूएससी। यूएसजी से पता चल जाता है कि हाँ मदर को प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज है या नहीं, उसमें पता चल जाएगा। सो अगर प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज है तो आपको क्या करना होगा? देयर इज ओनली वन ऑप्शन, Hysterectomy. हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी। यस, इनक्रीटा और परक्रीटा में तो आपको हिस्टेक्टोमी कंपलसरी करनी है। एक्रीटा में अगर कंडीशंस है, अगर थोड़ा सा पूरा प्लासेंटा अटैच नहीं है, पूरा प्लासेंटा पूरा एंडोमेट्रियम में नहीं चला गया है, इतना पोर्शन चलो एंडोमेट्रियम में अंदर तक चला गया है बट इतना नहीं है, सो आप उसको रिमूव कर सकते हो। थोड़ी जगह से ब्लीड होगा बट पूरा प्लासेंटा एंडोमेट्रियम तक है तो फिर आपको उसमें भी हिस्टेक्टोमी करनी पड़ेगी। सो अगर एबनॉर्मली अटैच है सो यू कैन नॉट फोर्सिबली रिमूव दैट। अगर आपने फोर्सफुली रिमूव कर दिया तो क्या होगा? ब्लीडिंग, हेमरेज। हाँ, पीपीएच हो सकता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन से मदर को डीआईसी भी हो सकता है। सो यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स। इंटरवेंशंस क्या करनी है आपको? व्हाट इंटरवेंशंस यू विल डू? चलो फर्स्ट दो। मॉनिटर फॉर हेमरेज एंड शॉक। यस, मॉनिटर फॉर हेमरेज एंड शॉक। वी डोंट नो कि उसको प्लासेंटा प्रीविया था और आपने लेबर करवा लिया, पर अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, तो ब्लीडिंग में से हेमरेज हो सकता है और शॉक भी हो सकता है, तो हमें मैडम मॉनिटर करना है। यस हम एक नर्स में रहવું પડે તે यस ऑब्वियसली। પહેલા અમને આવે પ્રાયોરિટી શેમાં ના આવે? આઈ મીન ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી ના આવે એમાં લાઈક શેમાં ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી ના આવે? I did not get your question. એટલે આમાં એવું કહું છું કે ઇન્ટરવેન્શન્સ છે તેમાં પહેલો પોઈન્ટ એવો ના આવે કે one nurse has to be carefully observe that until one nurse is not coming because of complication I ओके, mean बट अभी आप डिलीवरी करवा रहे हो, पीएचसीपी आपके पास थे, वी कैन नॉट डिलीवर द बेबी, पीएचसीपी होने चाहिए। बट अगर आपने देखा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो पीएचसीपी ऑलरेडी आपके पास है, आप अकेले नहीं हो, यू कैन नॉट अलोन डिलीवर द फीट, आपके पास ओके ऑलरेडी पीएचसीपी है। सो नाउ योर स्टेप इज टू मॉनिटर फॉर हेमरेज एंड शॉक, की हेमरेज एंड शॉक ना हो जाए। डॉक्टर्स तो इंटरवेंशन करेंगे, अभी उसको हिस्टेक्टोमी के लिए भी करना है, सो यू हैव टू प्रिपेयर द फीमेल, आप अकेले नहीं हो वहां पर ऑलरेडी। તો મેમ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી આમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન ઇમ્પેરમેન્ટ થાય? ના, ઓકે. એમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન કમ્પ્લીટ જ રહે, બસ ખાલી જે પ્લાસેન્ટા છે એ થોડુંક વધારે ડીપ અંદર અટેચ થઈ ગયું છે, એના રૂટ્સ ડીપ જતા રહ્યા છે, બાકી બ્લડ સર્ક્યુલેશન ઇમ્પેર ના થાય। ઓકે મેમ. ओके, अनदर इंटरवेंशन आप क्या करोगे? मॉनिटर तो कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या करना है? વાઇટલ્સ. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सर्जरी, उसको अभी सर्जरी के लिए आपको रेडी करना होगा ना, तो हिस्टेक्टोमी के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर लार्ज पोर्शन चिपका हुआ है, एबनॉर्मली स्टिक हो गया है, सो आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट कंडीशन हमने देखी प्लासेंटा प्रीविया। व्हाट इज दिस प्लासेंटा प्रीविया? मतलब Implantation of placenta in lower segment of यस, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। सिर्फ आप इतना कहोगे कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा तो उसका मतलब abnormalities भी होता है, but you have to mention that in lower uterine segment, so that is called as placenta previa। how many types of placenta previa are there? 3. which are they? Marginal, partial, and okay, what is partial placenta previa? પાર્શિયલી કવરિંગ ધ સર્વિસ. okay, so जब cervix close है तब कवर होगा कि नहीं होगा? નો. नहीं होगा। cervix close है तब प्लासेंटा से cervix कवर होगा कि नहीं होगा? नहीं हुआ, वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। cervix close है થશે. अभी। ઓપન થાય તો ડાયલેટ થશે તો ઉપર જશે. यस, सो जब सर्विक्स क्लोज है तब वो पार्शियली सर्विक्स को क्लोज करेगा, बट जब सर्विक्स डायलेट होगा तब वो धीरे धीरे प्लासेंटा खींच जाएगा और थोड़ा ही रहेगा या फिर कंप्लीटली मूव हो जाएगा। सो दिस इज पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। व्हाट इज टोटल प्लासेंटा प्रीविया?
सर्विक्स ने कम्प्लीटली क्लोज કરી દે છે. ओके, सो सर्विक्स क्लोज है तो कवर होगा कि नहीं होगा? यस होगा. फुल्ली कवर होगा. एंड सर्विक्स डायलेट हो जाएगा फिर स्टिल तो भी कवर. cover तब भी कवर होगा, बिकॉज अगर मूव कर रहा है प्लासेंटा फिर भी उतना सारा पोर्शन कवर था कि मूव करने से भी 10 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद भी प्लासेंटा वहां पर ही है. सो आफ्टर डायलेटेशन तब भी वो कवर ही रहेगा. एंड व्हाट अबाउट मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया? જે ખાલી માર્જિન થી જ મતલબ અટેચ છે એના हाँ. સેન્ટરમાં કઈ નહીં. यस, वो लो लाइन है बट वो सर्विक्स कंप्लीटली क्लोज है तब भी उसको कवर नहीं कर रहा है. डायलेट भी होगा तब भी कवर नहीं करेगा. वो लो लाइन है इसलिए उसको हम एबनॉर्मल बोलते हैं कि वो प्लासेंटा प्रीविया है. बट वो अभी सर्विक्स से 3 सेंटीमीटर से भी ज्यादा दूर है. सो देर इज नो एनी चांस कि कंप्लीटली क्लोज है तब भी कवर करेगा. डायलेट होगा तो बिल्कुल नहीं रहेगा. बट वो सिर्फ लो मार्जिन पर है इसलिए हम उसको मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया बोलेंगे. मैनेजमेंट कैसा होगा? मैनेजमेंट कैसे करोगे? अगर मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया है तो आपको कैसे डिलीवरी करवानी होगी? वजाइनल भी થઈ શકે. यस, वजाइनल इज पॉसिबल. पार्शियल है तो ફીટલ મે બી हेल्दी હોય તો वजाइनल થઈ શકે. बट उसमें भी कंडीशंस है. यू हैव टू ફીટસ सी. हेल्दी. नो, उसमें फीटल हेल्थ के बारे में नहीं. पार्शियल था, फिर 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो गया तो कितना ओपन हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा. अगर प्लासेंटा ज्यादा मूव नहीं हुआ होगा तो ज्यादा वे नहीं मिलेगा फीटस को निकलने के लिए. कंप्लीटली मूव हो गया होगा तो इट इज फाइन. सो इन पार्शियल इट डिपेंड्स कि प्लासेंटा कितना मूव हुआ है एंड सर्विक्स कितना अभी स्पेस है, कितना कवर नहीं है, तो हम वजाइनल कर सकते हैं. अदरवाइज ज्यादा कवर है, मूव नहीं हुआ है बहुत सारा, तो हमें सीएस करना पड़ेगा. एंड इन टोटल सी सेक्शन. yes, C section it is not possible for vaginal delivery. Okay. आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग प्लासेंटा प्रीविया? એના સિમ્ટમ્સ Which symptoms? bright red vaginal bleeding, Yes. then non tender uterus. પછી આ સડન થશે. यस, वो सडन होगा. पेन होगा मदर को? नो. नो. नो, इट इज पेनलेस. दोनों सडन है. एब्रप्शियो प्लासेंटा भी सडनली सेपरेट हो जाता है, ये भी सडन होता है. सो सडन इज कॉमन इन बोथ द थिंग्स. सो हमें याद डिफरेंस क्या है? ये पेनलेस है, ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग है, यूट्रस एकदम सॉफ्ट रिलैक्स, कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ रहे, एकदम रिलैक्स है यूट्रस, एंड नॉन टेंडर है. और फंडल हाइट ज्यादा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. इट मे बी, ऐसा नहीं कि कंपलसरी होगी ही. सो इट मे बी more than expected gestational age. पर हमें ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस. इंटरवेंशंस क्या करोगे? वाइटल Temperature. फीटल हार्ट रेट. हाँ, फीटल हार्ट रेट एंड फीटल एक्टिविटी मॉनिटर करनी है. बिकॉज अगर लोअर साइड है, यूट्रस के यहाँ पर है, तो फीटस के हेड की वजह से वो प्लासेंटा कंप्रेस हो सकता है एंड उसको शायद ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. देयर माइट बी चांसेस ऑफ दिस. सो हमें कंटिन्यूअसली फीटल मॉनिटरिंग करना पड़ेगा ईएफएम से. देन अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड कंफर्मेशन के लिए. यस, ये तो साइंस है, बट ये तो इसमें बोला कि लास्ट में हम कंफर्मेशन करते हैं, बट डॉक्टर यूजुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देख लेते हैं कि मदर को प्लासेंटा प्रीविया है या नहीं. देन मेंटेन एड्रेस. एग्जामिनेशन नहीं करना है, अवॉइड करना है. हाँ, ये चीज ध्यान रखनी है. प्लासेंटा प्रीविया में यू कैन नॉट डू पीवी, एग्जामिनेशन नहीं कर सकते. देन पोजिशन. बेड रेस्ट ने साइडलाइन पोजीशन. यस, बेड रेस्ट एंड साइड लाइन. साइड लाइन क्यों? યુટ્રસ થી કમ્પ્રેસ ના થાય પ્લેસેન્ટા પ્રેશર થી. नो, फीटस सर्कुलेशन के लिए. यस, फॉर गुड सर्कुलेशन, अच्छे से सर्कुलेशन मिल जाए उसके लिए हमें साइडलाइन देनी है. देन अगर प्लासेंटा पर प्रेशर आ रहा है, प्लासेंटा इंजर्ड हो गया है, सो देयर आर वाइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग. सो आपको क्या करना होगा? ब्लीडिंग है तो वी हैव टू मॉनिटर कि ज्यादा तो ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग में से हेमरेज ना हो जाए, हेमरेज में से शॉक ना हो जाए, वो हमें ध्यान रखना है. अगर ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है तो व्हाट यू विल डू?
सिजेरियन डिलीवरी सॉरी, सिजेरियन डिलीवरी को हाँ वो तो करोगे, बट ब्लड लॉस को बैलेंस करने के IV, लिए क्या? IV IV IV, fluid blood products. यस, IV फ्लूइड, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड chocolate. टोकोलाइटिक मेडिकेशंस। और अगर RH नेगेटिव मदर है तो प्रोग्राम Immunobully. प्रोग्राम भी देना पड़ेगा, यस। बट ये आप खुद से करोगे, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे तभी आपको करना है, बट एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि ब्लड लॉस ज्यादा है, सो डॉक्टर फ्लूइड के लिए बोलेंगे। सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग रेडी कि जैसे ही डॉक्टर ऑर्डर्स दे सिर्फ आपको देने की ही देर हो। सो आपको अपनी क्लिनिकल जजमेंट एनालाइज यूज करके यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग, आपको ये एडमिनिस्टर करने के लिए प्रिपेयर रखना होगा। इफ हैवी ब्लीडिंग occurs, then you have to do CS only. You cannot go for vaginal delivery. Then complete placenta previa में भी आपको CS ही करनी होगी। There is no option कि आप vaginal करवा सकते हो। What is the really important point? This is so important. गलती से भी आप नहीं कर सकते। पीवी PV છે exam. PV examination is completely contraindicated अगर आपको डाउट है कि मदर इज हैविंग प्लासेंटा प्रीविया। तो आप फर्स्ट टाइम किया और आपको फील हुआ प्लासेंटा, तो आपको पता चल गया, नाउ यू कैन नॉट डू पीवी एग्जामिनेशन। जब आपको डाउट लगता है, सस्पेक्टेड लगता है, डायरेक्टली ऐसे पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग आ गया, तो आपको पीवी करने से पहले ही पता चल गया कि मदर इज हैविंग प्लासेंटा प्रीवियस, तो आप नहीं कर सकते उसमें मैम पीवी एग्जामिनेशन। यस, જે આપણે બ્લીડિંગ છે એ CS માં વધારે થાય કે નોર્મલ વજાઇનલ ડિલિવરી? नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लीडिंग नहीं होता है। ब्लीडिंग रेयर कंडीशन में ही होगा, जब मदर को लेसरेशन हो जाए या फिर अगर एबनॉर्मल वे से यूट्रस में रप्चर हो जाए, कुछ हो जाए, तभी ब्लीडिंग होता है। बाकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में ब्लीडिंग नहीं होता है। CS में भी डॉक्टर्स जो है कट करते हैं तब ब्लड लॉस होता है ड्यू टू सर्जरी। सर्जरी में जो ब्लड लॉस होता है उतना ही होता है, उसमें भी ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है। बट CS के कंपैरिजन में वजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस कम होगा डिलीवरी के वक्त। बट आफ्टर डिलीवरी प्लासेंटल सेपरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो देयर इज अ रिस्क कि PPH हो सकता है, एक्सेस ब्लीडिंग हो सकता है। बट ड्यूरिंग डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस इतना ज्यादा नहीं होता ઓકે है। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा अब्रप्टियो प्लासेंटा। व्हाट इज दिस? premature separation of placenta. यस, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन कब होती है सेपरेट? After 20 weeks of 20 gestation. weeks. Of this आफ्टर 20 And वीक ऑफ before the जेस्टेशन एंड बिफोर, यस, Fetus. फीटस से पहले। आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग अब्रप्टियो प्लासेंटा? dark red vaginal bleeding. यस, डार्क रेड वजाइनल ब्लीडिंग, एंड वो भी પેઇન हाँ पेनफुल होगा, पेन के साथ होगा। देन ટેન્ડર યુટ્રસ यस, यूट्रस एकदम टेंडर हो जाएगा। देन then fetal distress फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा बिकॉज प्लासेंटा ही सेपरेट हो गया है, सो बेबी को ब्लड कहाँ से मिलेगा? दूसरा, यूट्रस टेंडर तो है पर उसके साथ यूट्रस कैसा होगा? रिलैक्स्ड, Rigid. रिजिड होगा। यस, देन Abdominal. ओके, एब्डोमिनल पेन एंड bleeding Sign of- excessive is the sign of shock. यस, ब्लीडिंग अगर एक्सेसिव हो जाएगा तो उसमें हेमरेज एंड शॉक भी हो सकता है। ओके, देन इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? FHR ओके, FHR हमें मॉनिटर करना पड़ेगा बिकॉज उसमें तो अभी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा, सेपरेट हो गया है प्लासेंटा तो। देन उसके बाद व्हाट यू हैव टू असेस? Vital sign bleeding. यस, Shock. ओके, देन एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं वो आप चेक करोगे, असेस करोगे। एब्डोमिनल पेन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो चेक करोगे। एंड अगर ऊपर की तरफ प्लासेंटा है और वो सेपरेशन हो गया है तो क्या इंक्रीज होता है? Fundal height. फंडल हाइट, बिकॉज वो कंसील्ड रहेगा, बाहर नहीं आएगा, और धीरे धीरे फंडल हाइट इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट अनदर थिंग यू हैव टू डू? Position. यस, कौन सी पोजीशन देनी है? frontal Tender bulbs. यस, क्यों? Sideline.
ट्रेंडलबर्ग क्यों? क्रिएशन। यस, अगर नॉर्मल पोजीशन दोगे तो फीटस नीचे की तरफ है, सो वो भी प्लासेंटा को पुल करेगा. देयर इज अ प्रेशर ऑफ फीटस ऑन द प्लासेंटा, और प्लासेंटा जल्दी पूरा सेपरेट हो जाएगा. सो वी हैव टू मेंटेन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन. अगर मदर को ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, सो कौन सी पोजीशन देनी है? लेटरल। लेटरल. क्यों लेटरल? क्यों लेटरल? ब्लड सुपाइन पोजीशन सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के लिए, बिकॉज ऑलरेडी मदर के पास उतना ब्लड नहीं है अभी, ऑलरेडी वो ब्लड कम है. सुपाइन तो हम दे ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ इंफीरियर वीना केवा सिंड्रोम. सो लेटरल पोजीशन देनी है कि जितना है उससे जितना भी सर्कुलेशन मिल रहा है फीटस को उतना चालू रहे, बिकॉज मदर में ऑलरेडी कम है. सो इसीलिए लेटरल पोजीशन देनी है कि जितना कम है उसमें से भी फीटस को अच्छे से मिलता रहे. एंड यू हैव टू कीप द बेड फ्लैट. हेड ऑफ द बेड फ्लैट रखना है. क्यों आप एलिवेट नहीं कर सकते? ब्रेन સુધી બ્લડ સર્ક્યુલેશન પ્રોપર નહીં. यस, ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाता है, इसीलिए हमें बेड का हेड होता है वो फ्लैट रखना पड़ता है. देन ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है तो हमें क्या देना पड़ेगा? IV fluids. आईवी फ्लूइड्स, Blood ब्लड product. प्रोडक्ट, यस, एंड ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा. ओके. फिर यूट्रस की एक्टिविटी आप मॉनिटर करोगे. आपको कोई भी चेंजेस दिख रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गया है या फिर कुछ हुआ है, सो यू हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट. एंड उसमें आप क्या करोगे? इसमें पेशेंट की सीएस कराओगे कि वजाइनल डिलीवरी करवाओगे? CS Vaginal delivery. हेल्दी रहेगा तो वेजाइनल डिलीवरी. हाँ, अब्रशियो प्लासेंटा हुआ है तो हमें पता है कि अभी प्लासेंटा सेपरेट हो गया है तो बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, एंड देयर इज अ रिस्क. कॉन्ट्रैक्शंस है, बेबी को निकालना है, सो इट टेक्स टाइम. अगर फीटस अभी भी हेल्दी है, थोड़ा प्लासेंटा अभी भी स्टिक है और उसमें से ब्लड सप्लाई चालू है, सो वी कैन गो फॉर द वजाइनल डिलीवरी. बट आपको लग रहा है कि फीटस डिस्ट्रेस हुआ है, ऑलरेडी फीटस को अंदर प्रॉब्लम है, तो वी कैन नॉट गो फॉर वजाइनल डिलीवरी. आपको तब इमरजेंसी सीएस करना पड़ेगा. What is the complication of this abruptio placenta की एक common complication है, that is DIC। DIC. yes, जब भी मदर को ब्लीडिंग होता है पोस्टपार्टम भी डिलीवरी के बाद, so there is the main complication DIC का, तो वो हमें ध्यान रखना है. What is the really important point? What is this really important point? प्लाजेंटा Difference प्रीवी और एब्रेप्शियो प्लाजेंटा का डिफरेंस जानना है. हाँ, so क्या डिफरेंस है? प्रीविया में पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होता है. एंड यूट्रस सॉफ्ट. सॉफ्ट, रिलैक्स्ड, नॉन टेंडर होता है. वेदर इन अब्रप्शियो प्लासेंटा क्या होगा? पेन टेंडरनेस. हाँ, पेन होगा, देयर विल बी रेड टेंडरनेस, वेजाइनल ब्लीडिंग डार्क रेड वजाइनल ब्लीडिंग होगा, यूट्रस भी और यूट्राइन रिजिडिटी. रिजिड होगा. यस, तो ये डिफरेंस याद रखना है, एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट हमने देखा पाइलोनेफ्राइटिस. व्हाट इज दैट? इन्फेक्शन ऑफ किडनी. Bacterial इन्फेक्शन ऑफ, infection. हाँ, इन्फेक्शन ऑफ किडनीज. क्यों हुआ किडनीज में इन्फेक्शन? यूरिनरी ट्रैक. ओके, बैक्टीरिया. Persistent UTI. हाँ, परसिस्टेंट यूटीआई था, वो भी अनट्रीटेड था, सो उसने ट्रैवल करके वो ब्लैडर से ट्रैवल करके किडनीज तक पहुंच गया. पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से क्या हो सकता है? अगर मदर को पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है प्रेगनेंसी में तो क्या हो सकता है? Low birth weight. ओके, एलबीडब्ल्यू, Gestational hypertension. Delivery. प्रीटर्म डिलीवरी, प्रीमेच्योर लेबर. ओके, एंड Premature rupture of membrane. ऑफ मेम्ब्रेन्स. यस, सो दिस कुड हैपन. हमें कैसे पता चलेगा पाइलोनेफ्राइटिस है, क्या इंटरवेंशंस करने, तो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कि कैसे पता चलता है, क्या इंटरवेंशंस है. नेक्स्ट हमने देखा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसका लैब टेस्ट हमने देखा. सो टेल मी कि गोनोरिया का कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है?
vaginal culture and urine testing. यस, वजाइनल कल्चर करना पड़ेगा या फिर यूरिन टेस्टिंग करना पड़ेगा। वजाइनल कल्चर से आपको पता चल जाएगा कि मदर इज हैविंग गोनोरिया और नॉट। सिफिलिस के लिए PDR. PDRL and RPR. ओके, उसके सिवाय और कुछ कर सकते हो आप? Culture of कल्चर भी करोगे, किसका? ब्लड कल्चर, lesions. लीजन्स। यस, सिफिलिस में लीजन्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। सो उसमें से जो डिस्चार्ज निकलता है सेम आपको वहां पर जहां पर भी लीजन्स है, इनर थाइज में है, पेरिनियल एरिया में है, वजाइना में है, सर्विक्स में है, जहां पर भी लीजन्स है वहां से आपको थोड़ा सैंपल लेके उसका कल्चर करना पड़ेगा। एंड ब्लड टेस्ट आप VDRL और RPR कर सकते हो। कॉन्डिलोमा, एक्यूमिनेटम और HPV के लिए क्या कर सकते हो आप? Culture लेना है। हाँ, उसमें कल्चर करना है। यस, अगर उसको एक्टिव लीजन्स है या फिर उसकी हिस्ट्री थी तो आपको वहां से जहां पर है लीजन्स वहां से कल्चर करना पड़ेगा। और वीकली कल्चर करना पड़ता है। कब? 35 35 और 36 36। यस, 35 और 36 वीक के बाद आपको वीकली कल्चर करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक। तो हमें पता चलेगा कि हाँ, अभी डिलीवरी के वक्त उसको एक्टिव लीजन्स है तो हम फिर CSC करवाएंगे। वी विल नॉट गो फॉर वजाइनल डिलीवरी। सो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आपको करना पड़ेगा। क्लेमिडिया के लिए क्या करोगे आप? Vaginal culture, urine testing. यस, वजाइनल कल्चर और यूरिन टेस्टिंग। और जो फीमेल को प्रेगनेंसी में क्लेमिडिया होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है? neonatal हाँ, conjunctivitis. यस। सो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाई रिस्क है? उसको ऑलरेडी प्रीवियस प्रेगनेंसी में जब उसका बेबी बॉर्न हुआ था उसको नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस या न्यूमोनिया था, तो उससे आपको पता चल गया कि ये मदर को ऑलरेडी पहले हुआ होगा शायद, तभी बेबी को ये प्रॉब्लम हुआ। तो ऐसी फीमेल्स में भी आप क्लैमिडिया के लिए सेकेंड टाइम वो कंसीव करती है तो उसमें भी आप चेक करोगे। ट्राइकोमोनियासिस के लिए क्या करोगे? Normal saline wet smear of vaginal secretion. हाँ, सो मतलब वो कैसे देखेंगे? ब्लड टेस्ट है या कल्चर का है, क्या है? Culture. Culture. कल्चर का है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। आप स्मीयर बनाते हो और उसमें वो देखेंगे कि प्रोटोजोआ प्रेजेंट है या नहीं। ट्राइकोमोनियासिस की वजह से क्या होता है? Premature rupture of membranes यस, देखते हैं। एंड और Postpartum endometriosis. एंडोमेट्रिटिस। यस, जेनिटल हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, उसमें क्या करोगे आप? कल्चर लेना लीजन से। यस, अगर लीजन्स है तो आपको वो लीजन्स में से जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है उसका कल्चर लेना है। देन वो कल्चर लेके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वो कर लेंगे कि वेदर देयर इज अ वायरस प्रेजेंट और नॉट। HIV में क्या करोगे? कल्चर, Common test. Blood test. ब्लड टेस्ट करना है। कौन सा ब्लड टेस्ट करोगे? ELISA. Western blot. एंड IFA। उसमें से अब जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि HIV में कैसा टेस्टिंग होता है कि एक टेस्ट कर रहे हो तो उसको 2 बार करो, देन कंफर्मेशन के लिए अनदर मेथड यूज करो। सो वैसे ये तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो। ओके, एनी डाउट टिल दिस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, so let's study about each and every STI. So first is chlamydia. So it is STI, sexually transmitted pathogen associated with increased risk of premature birth, stillbirth, neonatal conjunctivitis, newborn chlamydial pneumonia. Yes, हमें एग्जाम में दे विल नॉट आस्क यू अबाउट कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वो हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए काम का क्या है कि बेबी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मदर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सो हमें वो ठीक करना है। सो जो क्लेमिडिया है उसकी वजह से जो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या फिर न्यूबॉर्न क्लेमिडियल न्यूमोनिया। क्लेमिडियल जो है उसकी वजह से न्यूमोनिया भी हो सकता है न्यूबॉर्न में। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन इफ अ फीमेल इज इन्फेक्टेड विद क्लेमिडिया। इट कैन कॉज सेल्फिंजाइटिस। व्हाट इज सेल्फिंजाइटिस? Fallopian tube Fallopian infection. tube. इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। पेल्विक एब्सेस हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्रोनिक पेल्विक पेन एंड इनफर्टिलिटी। ये किस में होगा? ये मदर में होगा।
अगर मदर को क्लैमिडियल एसटीआई है तो उसकी वजह से मदर को फैलोपियन ट्यूब में इंफेक्शन हो सकता है, पेल्विक एब्सेस, पूरा पेल्विस जो है उसमें पस फॉर्मेशन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्रोनिक पेल्विक पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। Transmission may occur during vaginal birth and can result in neonatal conjunctivitis और pneumonitis. Yes, अगर मदर को एसटीआई है तो वो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। सो बेबी को ट्रांसमिट कब होगा? ड्यूरिंग वजाइनल बर्थ। जब वजाइनल बर्थ करवाते हो तभी बेबी को ट्रांसमिट हो सकता है और उसकी वजह से बेबी में नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस या न्यूमोनाइटिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। Infection can cause premature rupture of membrane, premature labor and postpartum endometritis भी हो सकता है। बेबी में premature rupture of membrane हो जाएगा, premature labor होगा, rupture हो जाती है membrane, so obviously labor ही हो सकता है अब, and mother को भी endometritis हो सकता है after delivery. Diagnostic test is culture for chlamydia trachomatis. उसके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कल्चर ही कर सकते हैं, नो ब्लड टेस्ट, डायरेक्टली हमें वजाइनल सिक्रीशंस का, लीजन्स का कल्चर ही लेना है। असेसमेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग क्लैमिडिया इंफेक्शन? व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? सो यूजुअली वो एसिम्टोमेटिक होता है, बट मदर को डिस्यूरिया या डिस्पैरेन्यूरिया होगा। व्हाट इज दैट? डिस्यूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, एंड डिस्पैरेन्यूरिया मतलब पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। यस, पेनफुल इंटरकोर्स होगा। सो नॉर्मली उसको कोई ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, बट ये चीज हो सकती है। ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स और आफ्टर क्वाइटस, यस, जो मदर है पीरियड्स के बीच में, मतलब अगर वो मदर प्रेग्नेंट नहीं है अभी, नॉर्मली वो उसको एसटीआई है, क्लैमिडिया इन्फेक्शन है, सो हमें पता है कि मंथ में सिर्फ 5 दिन ही ब्लीडिंग होता है। सो इस मंथ में ये मेंस्ट्रुएशन डेज थे और उसमें 5 दिन ब्लीडिंग हुआ, सो आफ्टर 28 डेज उसको ब्लीडिंग होना चाहिए, बट बीच में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, बिटवीन द पीरियड्स ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर क्वाइटस के बाद उसको ब्लीड हो रहा है आफ्टर इंटरकोर्स। म्यूकॉइड और प्यूरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज, यस, जो सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा है वो भी एकदम म्यूकॉइड है, थिक है, और प्यूरुलेंट भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिस्चार्ज होगा। डिस्यूरिया एंड पेल्विक पेन, हमें पता है कि वो जो क्लैमिडिया इन्फेक्शन है वो ट्रैवल करके पूरा फैलोपियन ट्यूब और पूरा पेल्विस सेप्सिस कर सकता है, सो मदर को डिस्यूरिया या फिर पेल्विक पेन भी हो सकता है। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स। होगा तो ये होगा, अदरवाइज वो एसिम्टोमेटिक ही रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि मदर इज हैविंग क्लैमिडिया इन्फेक्शन। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, नाउ इंटरवेंशंस। वी नो कि प्रेग्नेंट क्लाइंट को ये इन्फेक्शन हो गया है, सो व्हाट इज आवर ड्यूटी? तो स्क्रीन द क्लाइंट टू डिटरमाइन whether if high risk. This is indicated for all pregnant clients if the client is in high risk group or if infant from previous pregnancies have developed neonatal conjunctivitis or pneumonia. Yes, हमें जो भी फीमेल्स होती है उसके लिए स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, और उसमें भी स्पेसिफिक जो हाई रिस्क ग्रुप में आती है उनको पहले बेबी जो बॉर्न हुआ था उसको न्यूमोनिया कंजक्टिवाइटिस हुआ था, या फिर उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री भी ऐसी नहीं थी, जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी तभी उसको प्रॉब्लम हो रहा था एसटीआई का, तो ये सारी हाई रिस्क फीमेल्स है, तो उसको आपको ऑलरेडी स्क्रीन करना पड़ेगा, उसका कल्चर लेना ही पड़ेगा टू रूल आउट कि अब जो प्रेग्नेंट है उसमें ये प्रॉब्लम है कि नहीं। Instruct the client in the importance of rescreening because reinfection can occur as the client nears term. Yes, हमने एक बार उसको अर्ली प्रेगनेंसी में या फिर बिटवीन, आपने कभी भी फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में चलो चेक कर लिया, तब उतना लाइक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था कि हाँ वो इन्फेक्टेड है, बट ऐसा नहीं कि अभी इन्फेक्टेड नहीं था तो आपने मदर को बोला कि ओके नाउ यू आर कम्प्लीटली हेल्थी, ऐसा नहीं है, बिकॉज कि शी इज हाई रिस्क, आपको उसको बोलना होगा कि रीस्क्रीनिंग करवाना है इन थर्ड ट्राइमेस्टर, बिकॉज जैसे जैसे टर्म प्रेगनेंसी होने आएगी, जैसे जैसे 37 वीक्स तरफ आप जाओगे, सो री इन्फेक्शन हो सकता है, सो बाद में भी आपको फिर से रीस्क्रीनिंग करवाना पड़ेगा। ensure that sexual partner is treated for the infection. Yes, it is XTI. So अगर मदर को है so there might be chances कि फादर को भी होगा, so उसको बोलना है, फीमेल को बोलना है कि आपका जो भी सेक्सुअल पार्टनर है उसको भी ये इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। Treatment for both gonorrhea and chlamydia should be done, which includes antibiotic. Yes, क्लेमिडिया है तो देयर माइट बी चांसेस कि उसको साथ में गोनोरिया भी होगा, सो दोनों की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी आपको, क्लेमिडिया के साथ साथ गोनोरिया की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स लगेगी, मदर को एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी कि दोनों ट्रीट हो जाए।
Complications in pregnancy may include septic, spontaneous abortion और miscarriage. अगर मदर प्रेग्नेंट है और उसको क्लैमिडिया हो गया है तो उसकी वजह से सेप्टिक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, बेबी को सेप्सिस हो जाएगा और उसकी वजह से अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा या मिसकैरेज हो जाएगा. प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, कोरियोएम्नियोनाइटिस हो सकता है, डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन. व्हाट इज दिस? डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन मतलब क्या? क्लेमिडिया की वजह से गोनोरिया हो सकता है, वो हमने देख लिया, बट ये डिसेमिनेटेड क्यों है, क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेमिनेटेड? हमने डीआईसी में देखा था, डीआईसी में डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन था. तो व्हाट इज दिस? स्प्रेड था. नो. इंफेक्शन स्प्रेड था गोनोरिया में. यस, डिसेमिनेटेड मतलब पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाना. सो डीआईसी में डिसेमिनेटेड क्यों था? इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, पूरी बॉडी में कहीं पे भी इन वेसल्स में कोएगुलेशन स्टार्ट हो गया है. सो जस्ट लाइक दैट डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन मतलब उसको एसटीआई था तो मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है स्टार्टिंग में, बट वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है. गोनोकोकल इन्फेक्शन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है. सो स्प्रेडिंग ऑफ गोनोकोकल इन्फेक्शन, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन. पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होना चाहिए बट वो स्प्रेड हो गया है. सो डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन हो गया है मदर को, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन. ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम मतलब जो बेबी है उसको जब बॉर्न होगा तब ब्लाइंडनेस हो सकता है. ब्लाइंडनेस इज द कॉमन थिंग ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम में, पहले इन्फेक्शन हो जाएगा और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. इन पोस्टपार्टम मेट्राइटिस मतलब एंडोमेट्राइटिस, जो यूट्रस के लेयर है उसमें इंफ्लेमेशन हो सकता है. सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लेमिडिया. अंडरस्टूड? Yeah. Yes. Yes. Okay. Next STI is syphilis. So syphilis is a chronic infectious disease caused by organism Treponema pallidum. So this is the causative agent. Transmission is by physical contact with syphilitic lesions, which usually are found on the skin, mucous membranes of the mouth or genitals. Yes. सिफिलिस कैसे ट्रांसमिट होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो होगा, बट अगर कोई फीमेल इन्फेक्टेड है और उसको एक्टिव लीजन्स है, सिफिलिटिक के लीजन्स है, माउथ पे हो सकते हैं, स्किन पर हो सकते हैं, जेनिटल्स में हो सकते हैं, और आपका डायरेक्ट कांटेक्ट वो स्किन लीजन्स पर हुआ है और आपकी स्किन में कहीं पर ब्रेक था, सो वो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं आप में भी. सो फिजिकल कांटेक्ट विद दैट लीजन्स, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ जाओगे तो आपको भी हो सकते हैं. Organisms may cross the placenta and is passed to the fetus after the 4th month of pregnancy as a congenital syphilis. Yes. हमने बोला क्लैमिडिया प्लासेंटा से क्रॉस होगा? नो. बट सिफिलिस है, देख इट कैन क्रॉस द प्लासेंटा. ऐसा नहीं है कि होगा ही, बट हो सकता है, प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है ये वायरस. और अगर पास हो गया सो नॉर्मली वो 4th मंथ में पास हो जाता है, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो पास हो जाता है, होना होता है तो. और अगर पास हो गया तो बेबी को कंजेनाइटल सिफिलिस होगा, बेबी डायरेक्ट सिफिलिस से ही बॉर्न होगा. कंजेनाइटल मतलब जब पैदा हुआ तब भी वो प्रॉब्लम था, सो कंजेनाइटल सिफिलिस के साथ ही वो बॉर्न होगा. Infection usually leads to spontaneous abortion and increases the incidence of mental subnormality and physical deformities. Yes. ये इन्फेक्शन अगर हो गया मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है बेबी में, या फिर वो जो बॉर्न होगा तो उसको मेंटल सब नॉर्मलिटी मतलब मेंटली थोड़ा रिटार्डेड होगा, या फिर कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी से बॉर्न होगा ड्यू टू सिफिलिस. नेक्स्ट इज असेसमेंट. आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग सिफिलिस? तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिफिलिस. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है? लेट्स सी बॉक्स 23.7. सो प्राइमरी स्टेज मतलब इनिशियल स्टेज. सो वो कैसा होता है? इट इज मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज. और आपको मदर में क्या देखने को मिलेगा? सो अपीयरेंस ऑफ अल्सरेटिव पेनलेस लीजन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइरोकिट्स at the point of entry into the body. Yes. ये जो स्पाइरोकिट्स है, ट्रेपोनीमा पैलिडम,
वो बॉडी में एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं। सो जहां से वो एंट्री लेंगे बॉडी में, वहां पर ऐसे अल्सर्स हो जाएंगे। हमने देखा था कि लीजन्स कहाँ पर हो सकते हैं। द प्लेसेस फॉर लीजन्स आर genitals, Genitals, mouth. mouth, चीन में यस। म्यूकस। सो स्किन, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब पूरा माउथ अंदर आ गया, और जेनाइटल्स। सो फॉर एग्जांपल माउथ से है, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन, so आपको लिप्स पर, कॉर्नर पर, अंदर बड़ी बड़ी अल्सर्स दिखेंगे। पेनलेस लीजन्स है, अल्सर्स है बट उसको पेन नहीं होगा। जेनाइटल्स में भी ऐसा हो सकता है, या फिर स्किन से एंटर कर रहे हैं, हाथ पैर फेस कहीं से भी, तो वहां पर भी वैसा होगा। सो अल्सर्स दिखने स्टार्ट हो गए। दिस इज द प्राइमरी स्टेज एंड इट इज मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज। सेकेंड स्टेज में अगर मदर आगे बढ़ गई है, सिफिलिस थोड़ा एडवांस हो गया है, तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, इट इज हाईली इन्फेक्शियस स्टेज। फर्स्ट स्टेज भी ज्यादा इन्फेक्शियस है, अगर आपने गलती से भी उसको कांटेक्ट में आ गए आप, तो आपको हो सकता है। सो इट इज हाईली इन्फेक्शियस स्टेज। appearance of lesion about 6 weeks to 6 months after primary stage. Yes, प्राइमरी स्टेज में लीजन्स बनना स्टार्ट हुए थे, प्रोड्यूस हो रहे थे। अभी ये सेकेंड स्टेज में 6 वीक्स से लेके 6 मंथ्स तक वो लीजन प्रेजेंट ही रहेंगे। लोकेटेड एनीवेयर ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। 6 महीने तक वो लीजन्स वैसे ही है, ओपन ही है, वो हील ही नहीं हो रहे हैं। 6 वीक्स से 6 मंथ्स तक वो लीजन्स है ही। और जहां पर भी लीजन्स है, जहां से बैक्टीरिया इंसर्ट हुए हैं बॉडी में, वहां पर जो लोकल लिम्फ नोड्स है वो एनलार्ज हो सकती है। सो इट कैन कॉज जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी, वहां से लोकल एडिमा होगा, और फिर पूरी बॉडी में जनरलाइज लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएगी। सो लिम्फ एडिनोपैथी भी हो सकता है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज। ये आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले। आपके पास मदर आ रही है और आपने लीजन्स देखा, आपने मदर को पूछा कि ये लीजन्स कब से है, सो मदर इज टेलिंग यू कि 1 महीने से तो है ऑलरेडी। सो इट इज मोर देन 4 वीक्स। सो दिस इंडिकेट्स कि मदर अभी सेकेंड स्टेज में है, और लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगा। तो ये सब दिखेगा आपको। टर्शियरी स्टेज में क्या होगा, सो एंट्रेंस ऑफ स्पाइरोकिट्स इनटू द इंटरनल ऑर्गन्स। अभी तो पहले उसने सेकेंड स्टेज में सिर्फ लिम्फ नोड्स पर अटैक किया था। नाउ थर्ड स्टेज में अगर सिफिलिस एडवांस हो जाएगा, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स में भी एंटर कर जाएंगे वो स्पाइरोकिट्स, कॉजिंग परमानेंट डैमेज ऑफ दैट ऑर्गन। जो भी ऑर्गन में वो एंटर हो रहे हैं, वो ऑर्गन को डैमेज कर देंगे परमानेंटली। Symptoms occurs 10 to 30 years after untreated primary lesions. Yes, टर्शियरी स्टेज के सिम्टम्स कब दिखेंगे, ये जो प्राइमरी लीजन हुआ था, मदर को पहली बार अल्सर हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया कि क्या है, वो ठीक हो जाएगा, पर वो ठीक हुआ ही नहीं। सो प्राइमरी अनट्रीटेड लीजन की वजह से 10 से 30 साल बाद उसको सिम्टम्स दिखेंगे कि उसके ऑर्गन्स नाउ डैमेज हो गए हैं। invasion of central nervous system causing meningitis, ataxia, general paresis, progressive mental deterioration. अगर ये जो स्पाइरोकिट्स है वो इंटरनल ऑर्गन्स में, ब्रेन में चले गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, एटेक्सिया हो सकता है। व्हाट इज एटेक्सिया? वेस्ट प्रोडक्ट एक्युमुलेशन था ये। सॉरी, नो, accumulation of waste product। muscle coordination, यस, इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मसल का बैलेंस नहीं रहेगा, इन कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। जनरल पैरेसिस मतलब, वीकनेस। यस, वीकनेस हो जाएगी, लाइक पैरालिसिस जैसा पूरा वीकनेस हो जाएगा। एंड मेंटल डिटेरियोरेशन भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे उसकी मेंटल हेल्थ, मेंटल कंडीशन है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एंड डिलीटीरियस इफेक्ट्स ऑन aortic valve एंड aorta। यस, अगर वो हार्ट पर इन्वेड कर देंगे, सो उसकी वजह से aortic valve पर भी बहुत खराब असर हो सकता है, एंड aorta पर भी बहुत खराब हो सकता है। दिस इज द थर्ड स्टेज, टर्शियरी स्टेज। तो तीनों स्टेज में आपको कैसे पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस, वो आपने पता कर लिया। प्राइमरी स्टेज में सिर्फ लीजन्स बनने स्टार्ट होते हैं, सेकेंडरी स्टेज में वो लीजन्स बहुत टाइम से है एंड जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो गया है। थर्ड स्टेज में उसने इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर लिया है। जो भी ऑर्गन अफेक्ट होगा उसके साइन एंड सिम्टम्स तो आपको दिखेंगे, बट वो साइन एंड सिम्टम्स कब दिखते हैं, आफ्टर 10 to 30 ईयर्स। जब उसको पहली बार अल्सर हुआ था, उसके 10 से 30 साल बाद ये सिम्टम्स दिखेंगे, थर्ड स्टेज तब होगा। अंडरस्टूड? Yes. ओके।
नेक्स्ट इज इंटरवेंशन। अगर मदर को प्रेगनेंसी में है सिफिलिस तो आपको क्या करना है? सो उसका ब्लड टेस्ट करते हैं हम, सीरम टेस्ट दैट इज VDRL और RPR फॉर सिफिलिस इज डन ऑन द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट। फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में ही करते हैं। Prepared to repeat the test at 36 weeks of gestation because the disease may be acquired after initial visit. ऐसा नहीं कि जब पहली बार वो आई थी फीमेल आपके क्लिनिक पर, आपने जब ये टेस्ट किया था तब वो नेगेटिव था तो दैट इज ओके फाइन। ऐसा नहीं है, इनिशियल विजिट के बाद भी उसको हो सकता है। द मदर कैन अक्वायर सिफिलिस आफ्टर इनिशियल विजिट ऑल्सो। सो 36 वीक जब प्रेगनेंसी डिलीवरी नजदीक हो तब भी आपको एक बार करना पड़ेगा रिपीट, टू रूल आउट कि हाँ वो सेफ है या नहीं। इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स में बी नेसेसरी। अगर पॉजिटिव है तो आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। sonographic evaluation is necessary to assess the sign of placental syphilis. Yes, आपको सोनोग्राफी करनी पड़ेगी टू रूल आउट। हमने देखा था कि वो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस कर सकता है, अगर कर देगा तो बेबी में फिजिकल एबनॉर्मालिटीज, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और वो सब हो सकता है। तो आपको USG करनी पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा कि प्लासेंटा क्रॉस कर दिया है या नहीं। Instruct the client that treatment of partner is necessary if infection is present and intercourse should be avoided until treatment is instituted. Yes, आपको वो फीमेल को बोलना होगा कि आपके पार्टनर को भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी सिफिलिस की अगर इन्फेक्शन है उसमें तो। एंड इंटरकोर्स अवॉइड करना है जब तक आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, तब तक यू कैन नॉट डू सेक्सुअल इंटरकोर्स। Complication includes transmission to fetus 100% in primary and secondary stages. Yes, फीटस तक ट्रांसमिट होने के रिस्क 100% है, वो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करने के रिस्क ज्यादा है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में होगी मदर तो 100% वो क्रॉस कर देगा और फीटस को इन्फेक्ट करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा? कंजेनाइटल एनोमलीज होगी, डेफनेस होगा, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट होगा एंड मोर्टेलिटी भी हो सकती है बेबी में। एंड द रेशियो इज 50%। 50% चांसेस है कि बेबी की डेथ हो सकती है ड्यू टू कंजेनाइटल सिफिलिस। Those with syphilis should be tested for HIV also. अगर किसी को सिफिलिस है, कोई मदर को सिफिलिस है, तो उसको HIV का भी टेस्टिंग करना पड़ेगा बिकॉज सिफिलिस की वजह से HIV भी हो सकता है। इट इज अगेन STI, तो सिफिलिस की वजह से HIV भी हो सकता है, तो आपको वो भी टेस्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes or no? Okay. Next is gonorrhea. So gonorrhea is an infection caused by Neisseria gonorrhoeae, which causes inflammation of mucous membranes of genital and urinary tract. Yes, ये Neisseria gonorrhoeae से होता है इन्फेक्शन और उसकी वजह से क्या होगा? जेनिटल और यूरिनरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उसको इन्फ्लाम कर देगा, मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा या एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा, उसमें माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होगी इन्वॉल्व। The client infection may result in postpartum infection of the neonate. Yes, अगर फीमेल इन्फेक्टेड है गोनोरिया से तो उसकी वजह से आफ्टर डिलीवरी नियोनेट में भी इंफेक्शन हो सकता है, न्यूबॉर्न में भी इंफेक्शन हो सकता है। एंड द ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। गोनोरिया सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ट्रांसमिट होता है। Infection may be transmitted to newborn's eye during delivery, causing blindness that is called as ophthalmia neonatum. Yes, ये प्लासेंटा से क्रॉस होगा गोनोरिया? No. नो। सो कब होगा ट्रांसमिशन? जब आफ्टर डिलीवरी होगी। डिलीवरी। हाँ, ड्यूरिंग डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी नहीं, डिलीवरी के वक्त वो जो वजाइनल सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आ जाएगा बेबी तो उसकी आईज पर अफेक्ट होता है एंड उसको ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हो जाता है, दैट इज कॉमन ब्लाइंडनेस। उसमें ब्लाइंडनेस होती है, आईज रेड हो जाती है एंड ब्लाइंडनेस हो जाता है, सो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, दैट इज ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। अदर रिस्क टू नियोनेट इंक्लूड न्यूमोनिया एंड सेप्सिस। ये तो हो सकता है बट उसके सिवाय न्यूमोनिया और सेप्सिस भी हो सकता है न्यूबॉर्न में। आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग गोनोरिया? सो मदर इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। अगर दिखेंगे तो क्या हो सकता है? सो वजाइनल डिस्चार्ज होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एंड लोअर एब्डोमिनल पेन पॉसिबल है। नीचे की साइड मदर को पेन रहता रहेगा, चालू रहेगा। सो दिस माइट हैपन। यूजुअली वो एसिम्प्टोमेटिक होती है बट अगर होगा तो ये चीजों में से हो सकता है। इंटरवेंशन सबको क्या करनी है? टेस्टिंग इज डन ड्यूरिंग इनिशियल प्रीनेटल एग्जामिनेशन टू स्क्रीन फॉर गोनोरिया। द स्क्रीनिंग मे बी रिपीटेड ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर इन हाई रिस्क क्लाइंट। यस,
गोनोरिया के लिए हम क्या करते थे, कल्चर करते थे। सो आपको इनिशियल प्रीनेटल एग्जामिनेशन के लिए आती है मदर चेकअप के लिए, तभी आपको टेस्ट कर देना है। एंड फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आप रिपीट करोगे अगर उसको रिस्क है तो। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट ट्रीटमेंट ऑफ अ पार्टनर इज नेसेसरी इफ इंफेक्शन इज प्रेजेंट। यस, पार्टनर को भी है इन्फेक्शन तो उसको भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। कॉम्प्लिकेशंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ क्लेमिडिया, बिकॉज क्लेमिडिया के साथ साथ गोनोरिया भी हो सकता है, दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। सो उसकी कॉम्प्लिकेशन जस्ट लाइक क्लेमिडिया की जैसी ही होगी, जैसा क्लेमिडिया में होता है इसमें भी ऐसा ही होगा, कॉम्प्लिकेशंस वो ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट STI is condyloma acuminatum, that is HPV, human papilloma virus. Condyloma acuminatum is caused by human papilloma virus. Infection affects the cervix, urethra, anus, penis and scrotum. फीमेल्स में क्या चीज इन्फेक्ट करता है, तो सर्विक्स एंड यूरेथ्रा एंड एनस। मेल्स में क्या इन्फेक्ट करेगा, सो यूरेथ्रा, एनस, पेनिस एंड स्क्रोटम। सो यूरेथ्रा एंड एनस आर कॉमन फॉर बोथ, बट मेल में पेनिस और स्क्रोटम होगा, फीमेल में सर्विक्स होगा। दिस इज द डिफरेंस, इतनी चीजें अफेक्ट होती है। HPV इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ट्रांसमिशन में अकर ड्यूरिंग वजाइनल बर्थ। सो अगर मदर को HPV है तो वो प्लासेंटा क्रॉस करेगा, यस और नो? नो। नो। सो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि कौन से इन्फेक्शन प्लासेंटा क्रॉस कर सकते हैं, कौन से नहीं। सो ड्यूरिंग वजाइनल बर्थ वो ट्रांसमिट होगा। अंदर है तब तक वो भी सेफ है, चलो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर है बेबी तो सेफ है। बट अगर आपने वजाइनल डिलीवरी करवाई तो उसमें ट्रांसमिशन है। सो यूजुअली डॉक्टर्स क्या करते हैं कि मदर को STI होते हैं, सो दे डू नॉट गो फॉर वजाइनल डिलीवरी बिकॉज ट्रांसमिशन के रिस्क बहुत ज्यादा है, तो उसमें CS ही कर देंगे। Infection is associated with development of epithelial tumors of the mucous membranes of larynx in children. Yes, अगर कोई बेबी उसको वजाइनल डिलीवरी के वक्त वो इन्फेक्ट हो गया HPV से, तो उसको क्या होगा, जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बेबी में, जो न्यूबॉर्न है, उसकी जो लैरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ट्यूमर्स हो सकती है ड्यू टू HPV। एंड आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग HPV इन्फेक्शन? सो इन्फेक्शन प्रोड्यूसेस स्मॉल टू लार्ज वॉट लाइक ग्रोथ्स ऑन द जेनिटल। यस, HPV इन्फेक्शन की वजह से जेनिटल एरिया में वॉट जैसा बन जाएगा। वॉट मतलब कैसा दिखेगा? सर्च ऑन गूगल लीजन्स ऑफ स्किन, मोल ऐसे सर्च मोल करो। हाँ, बड़ा ऐसा ब्राउन कलर का आपको लगा होता है तो कैसा हो जाता है, बड़ा मोल जैसा वॉट दिखेगा आपको। यू कैन आइडेंटिफाई कि स्किन लीजन्स, गूगल पर ऐसे सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजन्स दिखेंगे, नोड्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, वॉट्स सब दिखेंगे। सो आपको लीजन्स के सिर्फ नाम लिखे होंगे तो आपको आइडिया आना चाहिए कि कैसा होता है, कैसा दिखता है। सो वॉट लाइक ग्रोथ देखने को मिलेंगे, वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। सर्वाइकल सेल चेंजेस, यस, HPV is a highly causative agent for cervical cancer also. So अगर मदर HPV से इन्फेक्टेड है तो सर्वाइकल सेल चेंजेस भी हो सकते हैं, उसके सेल्स में चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज changes may be noted because HPV is associated with cervical malignancy. This is the only causative agent कि जिसकी वजह से STI तो होता है बट अलोंग विद दैट सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, बिकॉज ये वायरस में उतनी कैपेसिटी है कि सर्विक्स के सेल्स में चेंज कर दे, उसमें हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया करके उसको मैलिग्नेंट करने की कैपेबिलिटी है ये वायरस में। सो सर्वाइकल सेल चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज इट इज हाईली एसोसिएटेड विथ मैलिग्नेंसी। ओके, इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? सो लीजन्स आर रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोकॉटरी एंड लेजर, but this is done for symptomatic relief only and is usually delayed until after birth. Yes, अगर मदर को लीजन्स है, वो वॉट जैसे लीजन्स है, तो लीजन्स आप रिमूव कर सकते हो कैसे? सो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स। साइटोटॉक्सिक एजेंट मतलब, साइटोटॉक्सिक मतलब क्या? साइटो मतलब, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल
सेल, एंड टॉक्सिक मतलब सेल के लिए जो हार्मफुल है। जस्ट लाइक कीमोथेरापी, कीमोथेरापी वो साइटोटॉक्सिक ही है, वो सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो आप ऐसे साइटोटॉक्सिक मेडिसिन दे के वो सेल्स डैमेज कर सकते हो। क्रायोथेरापी दे सकते हो। व्हाट इज क्रायोथेरापी? कोल्ड थेरापी आता है ना। हाँ, Excessive कोल्ड cold. थेरापी। यस, बहुत एक्सेसिव फ्रीज, वो सेल्स को फ्रीज कर देंगे तो उसकी वजह से वो सेल नेक्रोस होके डैमेज होके निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोक्वाटरी मतलब सेल ने बर्न करी। बर्न कर देते हैं। यस, आपने सर्जरी देखी होगी, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो कुछ रिमूव करना होता है तो वो इलेक्ट्रोक्वाटराइजेशन ऐसे टच करते हैं तो पूरा बर्न होके सेपरेट हो जाता है। सो जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रोक्वाटरी से वो सेल्स बर्न करके निकाल देंगे, या फिर लेजर ट्रीटमेंट, लेजर से वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो दिस कैन बी डन, वो लीजन्स रिमूव कर सकते हैं। क्यों, ये क्यों करना पड़ता है? सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। मदर को बहुत पेन हो रहा है, दे आर सो लाइक कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, सो उसको सिम्टोमेटिक, आप ये लीजन्स रिमूव कर दोगे उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको एचपीवी ट्रीट हो गया, नो। उससे सिर्फ मदर को जो डिस्कम्फर्ट हो रहा था, सिम्टम्स थे, वो ही रिलीफ होंगे। बट ये भी आप कब कर पाओगे, ये इंटरवेंशन लीजन्स को रिमूव कब कर पाओगे? आफ्टर बर्थ। जब तक उस बेबी का बर्थ नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आप मदर को ये सब ट्रीटमेंट देके उसके सिम्टम्स थोड़े कम कर सकते हो। द जेनिटल वार्ड्स ऑफन रिग्रेस आफ्टर डिलीवरी। यस, ये जो वार्ड्स थे ये डिलीवरी के बाद फिर से भी रिग्रेस मतलब फिर से भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार रिमूव कर लिया तो फिर से नहीं होगा। इट ऑफन रिग्रेस आफ्टर डिलीवरी एंड द ट्रीटमेंट आउटकम्स मे बी पुअर अंटिल आफ्टर डिलीवरी। यस, और उसके ट्रीटमेंट आउटकम्स भी पुअर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मदर को ऑलरेडी पहले भी एचपीवी था, उसको वार्ड्स थे, उससे पहले प्रेगनेंसी से पहले ये लीजन्स रिमूव कर दिए थे, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, सो आफ्टर डिलीवरी फिर से आ गए। एंड जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक तो आप कुछ रिमूव नहीं कर पाओगे। सो आफ्टर डिलीवरी उसके ट्रीटमेंट के आउटकम्स भी कम हो जाएंगे। सो जितनी बार आप निकालोगे उतनी बार फिर से होने के चांसेस है, एंड यू कैन नॉट क्योर दैट, ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ट्रीटमेंट के आउटकम्स पुअर हो जाएंगे आफ्टर डिलीवरी। एनकरेज एनुअल पेपिक्यूनोलो टेस्ट, पेप टेस्ट करना पड़ेगा, मदर को बोलना पड़ेगा। यूजुअली वो 10 इयर्स के लिए किया जाता है, बट जो ऐसी मदर है जिसको हाई रिस्क है उसको एनुअल हर साल पेप टेस्ट करवाना पड़ेगा। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट शुड बी अवॉइडेड अंटिल लीजन्स आर हील्ड, कॉन्डम रिड्यूस द ट्रांसमिशन। यस, जब तक वो लीजन्स हील नहीं हो जाते तब तक मदर को सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अवॉइड करना होगा। मदर और फादर जो भी उसका पार्टनर है, दे कैन वियर द कॉन्डम, कॉन्डम से थोड़ा ट्रांसमिशन नहीं होगा, सेफ रहेगा। बट यूजुअली डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। cesarean delivery is indicated only if the genital warts are obstructing the pelvic outlet or if the vaginal delivery would result in excessive bleeding. Yes, हम उसको CS डिलीवरी करवाएंगे। CS डिलीवरी क्यों? बिकॉज जो वॉट्स है लार्ज, बड़े बड़े वॉट्स है, तो जब बेबी डिलीवर होगा सो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द वे। वजाइना में ही, ये वजाइनल है, यू वी नो कि वजाइनल इज अ ट्यूब्यूलर स्पेस, वहां पर ही बड़े बड़े ऐसे वॉट्स है तो बेबी को बाहर आने में तकलीफ होगी, पेल्विक आउटलेट में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो अगर वहां पर है फिर बाहर बड़े बड़े वॉट्स है तो बेबी निकलेगा, सो ब्लीडिंग हो सकता है। सो ऐसे केसेस में हमें CS ही करवाना पड़ेगा कि इफ देर आर लार्ज जेनिटल वॉट्स। अंडरस्टूड? Yes. Okay. Next is genital herpes simplex virus, characterized by painful lesions, fever, chills, malaise, and severe dysuria, and may last 2 to 3 weeks. Yes. आपको कैसे, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, कैसे पता चलता है कि मदर इज हैविंग HSV? सो पेनफुल लीजन्स होंगे, मदर को फीवर, चिल्स, मलेज होगा, एंड डिसयूरिया होता है, वो भी सीवियर। 2 से 3 वीक का केस सब चलता रहेगा। असेसमेंट फाइंडिंग्स इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। ये जो साइन एंड सिम्टम्स थे आप उसके रिगार्डिंग मदर को क्वेश्चन करोगे कि आपको पेनफुल लीजन्स है, फीवर आ रहा है, सीवियर डिसयूरिया हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आप पूछोगे। एंड इंस्पेक्टिंग द वल्व्यूलर, पेरिनियल एंड वजाइनल एरियाज। आप मदर को तो पूछोगे, क्वेश्चंस करोगे, फिर आप खुद से इंस्पेक्ट करोगे। वल्व्यूलर एरिया, पेरिनियल एरिया मतलब जेनिटल एरिया आप इंस्पेक्ट करोगे कि वहां पर वेसिकल्स प्रेजेंट है या नहीं, फॉर द वेसिकल्स और एरियाज ऑफ अल्सरेशन और क्रस्टिंग।
दिस इज डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एट द ऑनसेट ऑफ लेबर। यस, आपने मदर को तो पूछा, फिर मदर जब प्रीनेटल एग्जामिनेशन के लिए आई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब आपने ये सब इंस्पेक्ट किया कि वहां पर वेसिकल्स है, अल्सरेशन, या फिर वेसिकल्स फूट कर उस पर क्रस्टिंग आपको लगता है, तो कुछ हील होने के लिए ऊपर कैसा ब्राउन क्रस्ट हो जाता है, तो वैसा क्रस्टिंग हो गया है कि नहीं, वो सब आप चेक करोगे। प्रेगनेंसी में तो करोगे, बट जैसे जैसे लेबर नजदीक आ रहा है, वेन एवर देर इज एन ऑनसेट ऑफ लेबर, कि हाँ अभी लेबर स्टार्ट हो रहा है, तब भी आप चेक करोगे। अगर एक्टिव लीजन्स है, सो वी कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑफ वजाइनल डिलीवरी। इंटरवेंशंस क्या करना है एचएसवी में? वजाइनल बर्थ में बी एक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं है कि इट इज कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट इज एक्सेप्टेबल। सीजेरियन बर्थ इज रिक्वायर्ड इफ विजिबल लीजन्स आर प्रेजेंट। यस, अगर आपको लीजन्स दिख रहे हैं, वो एक्टिव है, सो हम ऑलवेज सीएस प्रीफर करेंगे। बट अगर लीजन्स नहीं है, डॉर्मेंट फेज में है, दे आर नॉट एक्टिव, सो एक्टिव कैसे नहीं होंगे कि वो लीजन्स पर क्रस्ट हो गया है एंड नाउ दे आर हीलिंग, सो अभी वो डॉर्मेंट कहलाएंगे, एक्टिव लीजन्स नहीं है, तब आप वजाइनल डिलीवरी का रिस्क ले सकते हो, इट इज एक्सेप्टेबल। बट फिर भी डॉक्टर्स तो सीएससी करते हैं, जनरल प्रैक्टिस फॉर द सेफ्टी। Infants who are born through an infected vagina should be observed carefully and samples should be taken for culture. Yes, जो भी बेबीज ऐसे वजाइना इन्फेक्टेड थी, आपने बहुत केयरफुली डिलीवरी करवाई है, चलो, बट फिर भी रिस्क तो है ना कि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे जो बेबीज है जो इन्फेक्टेड वजाइना से डिलीवर हुए हैं, उसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और बेबी के भी ब्लड कल्चर, ब्लड सैंपल्स लेने होंगे टू फाइंड आउट कि उसको इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है एचएसवी का, सो उसको भी कल्चर लेना पड़ेगा, ब्लड सैंपल्स लेने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, let's complete this. Trichomoniasis, what is that? So trichomoniasis is caused by Trichomonas vaginalis and is transmitted via sexual contact. A normal saline wet smear of vaginal secretions indicates the presence of protozoa. Wet normal saline का एक smear बनाते हैं, माइक्रोस्कोप में they will check, अगर है protozoa, so it is considered as positive. Infection is associated with premature rupture of membrane and postpartum endometritis. ट्राइकोमोनियासिस की वजह से PROM हो सकता है एंड मदर को postpartum endometritis भी हो सकता है. How you will identify कि मदर को ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन है? So yellowish to greenish, frothy, mucopurulent, copious, malodorous vaginal discharge. जो मदर है उसका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो कैसा होगा कलर में? सो येलोइश टू ग्रीनिश कलर का होगा. क्वालिटी कैसी होगी डिस्चार्ज की? तो एकदम फ्रॉथी. फ्रॉथी मतलब वो गुजराती में हम बोलेंगे कि फीन जैसा होगा, सो एकदम फ्रॉथी. म्यूकोपुरुलेंट, एकदम म्यूकोइड, थिक और प्यूरुलेंट पस वाला होगा. कॉपियस होगा एकदम बहुत ज्यादा, एंड बहुत गंदी स्मेल वाला होगा. सो दिस इज द इंडिकेशन. इन्फ्लामेशन ऑफ वल्वा वजाइना एंड बोथ में आकर, वल्वा मतलब बाहर का पूरा वल्वा इन्फ्लाम हो जाएगा, या फिर वजाइना भी इन्फ्लाम हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है. सो ये दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स. इंटरवेंशंस क्या करनी है आपको? सो मेट्रोनिडाजोल मे बी प्रिस्क्राइब, आपको मेट्रोनिडाजोल मदर को देनी होगी, एंड सेक्सुअल पार्टनर को भी ट्रीट करना पड़ेगा. वो पार्टनर है उसको भी आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी क्योंकि उसको भी चांसेस है होने के. Next STI is bacterial vaginosis. So it is caused by Haemophilus vaginalis, or another name is Gardnerella vaginalis. So this is the causative agent and it is transmitted via sexual contact, associated with premature labor and birth. बैक्टीरियल वजाइनोसिस की वजह से प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है या फिर प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकता है. लेबर होगा तो बर्थ ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएगा. असेसमेंट आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग बैक्टीरियल वजाइनोसिस? सो क्लाइंट्स कंप्लेन ऑफ फिशी ओडर टू वजाइनल सिक्रीशन एंड इंक्रीज ओडर आफ्टर इंटरकोर्स. यस, वो जो फीमेल है वो आपको क्या बोलेगी कि मुझे मेरे जो वजाइनल सिक्रीशंस है उसमें फिशी ओडर आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, एंड ये जो ओडर है बहुत जो बैड स्मेल है वो आफ्टर इंटरकोर्स इंक्रीज हो रही है. सो क्लाइंट विल कंप्लेन दिस थिंग्स. Microscopic examination of vaginal secretions identifies the infection. Yes, आप कल्चर लोगे, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे और उसमें पता चल जाएगा कि मदर को इन्फेक्शन है या नहीं.
इंटरवेंशंस क्या है उसके लिए, तो मेट्रोनिडाजोल में बी प्रिस्क्राइब एंड सेक्सुअल पार्टनर को भी आपको ट्रीटमेंट देनी होगी. सो दिस इज द इंटरवेंशन. Next is vaginal candidiasis. Vaginal candidiasis. So Candida albicans is the most common causative organ. The causative organ is Candida albicans. Predisposing factors includes the use of antibiotic, diabetes and obesity. Yes. Predisposing factors मतलब क्या? What do you mean by predisposing factors? ऑनलाइन स्टूडेंट, जेनेटिक्स है. किसकी वजह से हो सकता है वजाइनल कैंडिडियासिस? तो ऐसी मदर्स की जो एंटीबायोटिक्स यूज कर रही है. क्यों एंटीबायोटिक्स यूज करने से? व्हाई? एंटीबायोटिक्स की वजह से क्यों? We have already studied this in pharmacology. रेजिस्ट થઈ જાય. रेजिस्ट तो होगा, बट द थिंग इज कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म से कोई फीमेल एंटीबायोटिक या कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर रहा है, सो उसकी वजह से वी हैव टू टाइप्स ऑफ, एक गुड है और एक बैड है. सो अगर अच्छी वाली फ्लोरा भी अगर डैमेज हो गई, सो उससे प्रॉब्लम हो सकता है. सो अगर एंटीबायोटिक ज्यादा यूज कर रहे हैं, सो उसकी वजह से वजाइनल कैंडिडियासिस हो सकता है. डायबिटीज, डायबिटीज की वजह से भी आपने देखा होगा जो भी फीमेल्स डायबिटिक होती है उनको यूटीआई या फिर वजाइनल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं. ओबेसिटी की वजह से भी होंगे. सो दिस इज द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की जिसकी वजह से रिस्क है वजाइनल कैंडिडियासिस होने का. Vaginal candidiasis is diagnosed by identifying spores of Candida albicans. Yes, spores मतलब eggs हम बोलते हैं कि आप उसका कल्चर लोगे और उसको चेक करोगे. सो आपको अगर स्पोर्स दिखते हैं उसके, सो इट डायग्नोस कि हाँ फीमेल को वजाइनल कैंडिडियासिस है. असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या है? सो वल्व्यूलर और वजाइनल प्रूरिटस. व्हाट इज प्रूरिटस? न्यू स्टूडेंट्स, फीमेल को वल्व्यूलर मतलब बाहर है. यस, Pus formation. नो, नॉट पर्स फॉर्मेशन. मदर को वल्व्यूलर एरिया और वजाइनल एरिया में प्रूरिटस होगा. सो व्हाट इज प्रूरिटस? ओल्ड स्टूडेंट्स, टीचिंग है. ईचिंग. यस, मदर को बहुत ईचिंग होगा, खुजली आएगी. सो प्रूरिटस होगा. एंड जो डिस्चार्ज है वो कैसा होगा? सो एकदम वाइट लंपी कॉटेज चीज लाइक, बहुत वाइट होगा और ऐसे लम्प्स में होगा. गुठली जैसा हो जाता है वैसे लम्प्स में होगा और एकदम चीज जैसा डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द वजाइना. सो दिस इंडिकेट्स वजाइनल कैंडिडियासिस. इंटरवेंशंस क्या करनी होगी? सो an antifungal vaginal preparation may be prescribed. Oral fluconazole should be avoided during pregnancy due to risk of miscarriage. ये चीज याद रखनी है. अगर फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल कैंडिडियासिस हो गया, तो आप उसको ओरल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. क्यों? ओरल ट्रीटमेंट की वजह से देयर आर हाई रिस्क ऑफ मिसकैरेज बिकॉज ये मेडिसिन है दैट इज क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी टू द फीटस. टेरेटोजेनिक है, फीटस के लिए हार्मफुल है और उसका मिसकैरेज हो जाएगा. तो फिर आप ट्रीट कैसे करोगे? सो वजाइनल प्रिपरेशन, क्रीम आती है ऐसे सिरिंज जैसा आता है, ओपन सिरिंज होती है ऐसे, सिरिंज होगी पीछे एक प्लंजर होगा. सो आपको जो ऑइंटमेंट होती है ये सिरिंज में भरनी है. यू कैन इंसर्ट दिस सिरिंज इनटू द वजाइना एंड आपको पुश करना है. तो जो सारी ऑइंटमेंट है वो एंटी फंगल ऑइंटमेंट वजाइना में लग जाएगी. बट आप मेडिसिन ओरल फ्लूकोनाजोल नहीं दे सकते. सो रिमेंबर दिस. अगर फीमेल को वजाइनल कैंडिडियासिस है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है, सो व्हाट इंटरवेंशंस यू विल डू? ओनली यू कैन गिव एंटी फंगल वजाइनल प्रिपरेशन. अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो आप यस. वजाइनल જે સપોઝિટરી આપે એ આ જ ને આઈ થિંક. नो, सपोजिटरी नहीं होती उसमें. એ સપોઝિટરી જેવું હોય છે મેડમ. हाँ, मेडिकेटेड होती है बट नॉर्मली वो ऑइंटमेंट होती है, इंजेक्शन में से भरकर देनी होती है. सपोजिटरी फॉर्म में अगर आती है तो मैंने नहीं देखी है, मे बी आती होगी, बट मैंने ये देखा है कि वो ऑइंटमेंट आपको सिरिंज में लोड करके ओपन होती है एंड यू हैव टू इंसर्ट दैट सिरिंज इनटू वजाइना. सपोजिटरी फॉर्म आती होगी तो पता नहीं, मैंने देखी नहीं है अभी तक. तो नॉर्मली ऐसी वजाइनल प्रिपरेशन आपको देनी पड़ती है.
एंड मेडिकेशन नहीं दे सकते, बट इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट देन यू कैन गिव द मेडिकेशन, बट प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते, एंड द रैशनल इज रिस्क ऑफ मिसकैरेज। फॉर एक्सटेंसिव इरिटेशन, जो इरिटेशन हो रहा है प्रूरिटस, तो एक्सटेंसिव इरिटेशन और ईचिंग और स्वेलिंग के लिए मदर को आप बोल सकते हो कि सिस बात लो, तो इससे आपको थोड़ा रिलीफ लगेगा। सेक्सुअल पार्टनर में नीड टू बी ट्रीटेड, यस, जो भी उसका सेक्सुअल पार्टनर है उसको भी चांसेस हो सकते हैं एसटीआई के, तो उसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो उसको पहले चेक करना पड़ेगा और उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। सो दिस आर द इंटरवेंशंस। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने एसटीआई देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसटीआई। सो फर्स्ट वी हैव सीन क्लेमिडिया। क्लेमिडिया की वजह से बेबी है उसमें प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, स्टील बर्थ हो सकता है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, न्यूबॉर्न न्यूमोनिया भी हो सकता है। मदर को सेल्फिंजाइटिस, पेल्विक एब्सेस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्रोनिक पेल्विक पेन और इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये कैसे ट्रांसमिट होगा? सो वजाइनल बर्थ से ट्रांसमिट होता है, नॉट फ्रॉम द प्लासेंटा। ये वजाइनल बर्थ से ट्रांसमिट होता है और उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस एंड न्यूमोनिया हो जाएगा। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है कल्चर। असेसमेंट नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होता है, बट अगर होगा तो मदर को डिसयूरिया, डिस्पैरेन्यूरिया होगा, ब्लीडिंग होगा बिटवीन पीरियड्स और आफ्टर क्वाइटस। डिस्चार्ज कैसा होगा? सो म्यूकॉइड और प्यूरिन डिस्चार्ज होगा, एंड डिसयूरिया और पेल्विक पेन रहेगा मदर को। दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स। इंटरवेंशंस क्या करने हैं? सो इंटरवेंशन आर, उसको स्क्रीन करना है मदर को, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है। जो भी हाई रिस्क मदर है उसको आप टेस्ट करोगे। मदर को बोलोगे कि फिर से री स्क्रीनिंग भी करवाना पड़ेगा, जैसे जैसे आपकी टर्म डिलीवरी टर्म के नजदीक जाते हो फिर से आपको स्क्रीनिंग करवाना पड़ेगा। आपके पार्टनर को भी चेक करवाना पड़ेगा और उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। क्लेमिडिया की वजह से गोनोरिया भी हो सकता है। सो दोनों की ट्रीटमेंट दे देनी है। दोनों की ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक। कॉम्प्लिकेशंस क्या है अगर ये ट्रीट नहीं हुआ या फिर ज्यादा हो गया? सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, सेप्टिक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, प्रीटर्म डिलीवरी, पीआरओएम, कोरियोएमनियोनाइटिस, डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, मतलब पूरी बॉडी में गोनोकोकल इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ब्लाइंडनेस हो सकती है, एंड पोस्टपार्टम मेट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्राइन लेयर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा सिफिलिस। सिफिलिस ट्रेपोनिमा पैलिडियम से हो सकता है। देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर दिस। उसके लीजन्स कहाँ हो सकते हैं? सो स्किन पर होंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ और जेनिटल्स। वो उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर होगा और स्किन पर होगा। इट कैन क्रॉस द प्लासेंटा, प्लासेंटा भी क्रॉस कर सकता है आफ्टर 4 मंथ। 3 मंथ तक चलो सेफ है, बट 4 मंथ के बाद देर आर चांसेस कि वो प्लासेंटा क्रॉस कर देगा और बेबी में कंजेनाइटल सिफिलिस हो जाएगा। अगर बेबी में हो गया तो इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, मेंटल सबनॉर्मलिटी मतलब मेंटल डिसेबिलिटी वाला होगा बेबी, और फिजिकल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या थे? सो सिर्फ प्राइमरी स्टेज में अभी अल्सर्स बनने स्टार्ट हुए हैं, बिकॉज जहां से स्पाइरोकिड्स जो है वो एंटर हो रहे हैं वहां पर उसने अल्सर्स बना दिए हैं, मे बी ऑन द माउथ, जेनिटल या स्किन पर। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? वो लीजन 6 वीक से 6 मंथ तक दिख रहे हैं, अभी तक वो हील ही नहीं हुए हैं, कहीं पे भी दिख रहे हैं और पूरी बॉडी में लिम्फेडिनोपैथी हो गया है। थर्ड स्टेज में क्या होगा? वो 10 से 30 साल बाद दिखता है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स में उसमें अभी चले गए हैं बैक्टीरिया, और जो भी ऑर्गन में जाएंगे वो ऑर्गन अफेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेन में जाएंगे तो मेनिंजाइटिस, अटेक्सिया, पैरालिसिस, मेंटल रिटार्डेशन वो सब स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट में अगर जाएंगे तो ऑर्टिक वाल्व, ऑर्टा डिफेक्ट कर देंगे। सो जो भी ऑर्गन में जाएंगे वो ऑर्गन को डैमेज कर देंगे परमानेंटली। इंटरवेंशन क्या करना है? सो उसके लिए एक ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। इनिशियली तो करोगे, बट जैसे 36 वीक्स आ जाता है तो फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आता है सिफिलिस इन्फेक्शन तो आपको एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। सोनोग्राफी आपको करनी पड़ेगी टू रूल आउट कि बेबी कर तो पास नहीं हो गया है, बेबी तक पास हो जाएगा तो आपको कंजेनाइटल एनोमलीज देखने को मिल जाएगी। अगर पार्टनर है तो उसको भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, एंड बोलना पड़ेगा कि जब तक ट्रीटमेंट आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती यू कैन नॉट डू इंटरकोर्स। एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन आर कंजेनाइटल एनोमलीज, डेफनेस एंड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। एंड 100% चांसेस है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में होगा तो ट्रांसमिट हो ही जाएगा, एंड उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी 50% है। देर आर चांसेस कि 50% उसकी डेथ हो जाए बेबी की,
जिसको सिफिलिस है तो उसको HIV की होने के चांसेस भी है, तो HIV के लिए भी उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि HIV प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट हमने गोनोरिया देखा। सो पॉजिटिव एजेंट इज नाइजेरिया गोनोरिया। कहाँ होता है इन्फ्लेमेशन? सो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। पोस्टपार्टम इन्फेक्शन हो सकता है न्यूनेट में, ये इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होगा एंड ये प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता है, डिलीवरी के वक्त बेबी में होता है और उसकी वजह से क्या होगा, ऑप्थेल्मा नियोनेट्रम हो जाएगा बेबी को। अदर रिस्क बेबी को क्या हो सकता है, न्यूमोनिया एंड सेप्सिस हो सकता है ड्यू टू गोनोरिया। आपको कैसे पता चलेगा कि फीमेल को गोनोरिया है? सो नॉर्मली उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, बट अगर है तो क्या होगा, सो वजाइनल डिस्चार्ज एक्सेस हो जाएगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एंड लोअर एब्डोमिनल पेन रहता रहेगा। इंटरवेंशंस क्या करना है, तो ऑब्वियसली उसका कल्चर करना पड़ेगा, स्क्रीन करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ेगा एंड पार्टनर को भी बोलना पड़ेगा कि उसको भी टेस्ट करवाना पड़ेगा, अगर इन्फेक्टेड है तो उसको भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। एंड कॉम्प्लिकेशंस क्लैमिडिया की और गोनोरिया की सेम है। नेक्स्ट हमने देखा HPV कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम। सो पॉजिटिव एजेंट इज ह्यूमन पैपिलोमा। कहाँ पर इंफेक्शन हो जाएगा, तो सर्विक्स, यूरेथ्रा, एनस, पेनिस, स्क्रॉटम, इतनी जगह पर इंफेक्शन हो सकता है। STI से, सेक्सुअल कांटेक्ट से वो एक दूसरे पर ट्रांसमिट होगा एंड बेबी में ड्यूरिंग बर्थ ही ट्रांसमिट होता है, नॉट फ्रॉम द प्लासेंटा। जो भी बेबी को मदर से इंफेक्टेड वजाइना से डिलीवर हुए हैं और अगर बेबी को हो गया HPV तो बेबी के लैरिंग्स के जो मेम्ब्रेन्स है, एपिथेलियल सेल्स है, उसमें ट्यूमर हो जाएगा। सो मदर को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है एंड बेबी को लैरिंग्स का हो सकता है, लैरिंग्स में ट्यूमर हो जाएगी। इन्फेक्शंस, ये आपको कैसे पता चलेगा कि मदर को HPV इन्फेक्शन है? तो जेनिटल एरिया में बड़े बड़े वॉट्स हो जाएंगे, स्मॉल या फिर बड़े, दो स्मॉल और लार्ज वॉट्स होते हैं और HPV में उतनी कैपेसिटी है कि वो सर्वाइकल सेल्स में चेंजेस कर सकता है, कैंसरियस बना सकता है उसको। सो HPV इज लिंक्ड विथ सर्वाइकल कैंसर। इंटरवेंशंस क्या करना है, तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती उसके बाद, डिलीवरी हो जाने के बाद फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ आप वो लीजन्स को ट्रीट कर सकते हो यूजिंग साइटोटॉक्सिक एजेंट, क्रायोथेरापी, इलेक्ट्रोकॉटरी एंड लेजर। मदर को बोलना होगा कि एन्युअली पेप टेस्ट करवाए एंड सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड ही करे जब तक लीजन्स हील नहीं हो जाते एंड दे कैन यूज कॉन्डम कि ट्रांसमिशन ना हो। अगर वो वॉट्स है वो बहुत बड़े हैं, बेबी को बाहर निकलने में तकलीफ होगी तो डॉक्टर CSC करवाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा जेनिटल हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस। उसमें क्या होता है, सो बहुत पेनफुल लीजन्स होते हैं, मदर को फीवर होगा, चिल्स, मलेज, सीवियर डिस्यूरिया जो 2 से 3 वीक तक चलेगा। असेसमेंट कैसे करोगे, तो मदर को ये क्वेश्चन पूछोगे कि आपको पेनफुल लीजन्स है या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे और आप खुद से भी इंस्पेक्ट करोगे वल्व्यूलर एरिया, पेरिनियल एरिया, वजाइनल एरिया, आप चेक करोगे कि वहां पर वेसिकल्स, अल्सर्स या क्रस्टिंग प्रेजेंट है या नहीं। एंड तब तो करोगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो चेक करना है, बट जब ऑनसेट ऑफ लेबर हो तब भी चेक करना है। क्यों? बिकॉज अगर एक्टिव लीजन्स होंगे तो आप वजाइनल डिलीवरी नहीं करवाओगे, यू विल गो फॉर द CS। सो इसीलिए हमें प्रेगनेंसी और ऑनसेट ऑफ लेबर दोनों बार चेक करना है। वजाइनल डिलीवरी इज एक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं है कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट जब विजिबली ऐसे लीजन्स प्रेजेंट हो सो डॉक्टर CSC करवाते हैं। जो भी बेबीज ऐसे इन्फेक्टेड वजाइना में से बॉर्न हुए हैं, बिकॉज ये भी प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता है, ड्यूरिंग डिलीवरी ही होता है। सो ऐसे बेबीज को आपको केयरफुली ध्यान रखना है, उसका ब्लड सैंपल कल्चर लेना पड़ेगा टू चेक कि उसको तो इन्फेक्शन है या नहीं। नेक्स्ट हमने देखा ट्राइकोमोनियासिस। पॉजिटिव एजेंट इज ट्राइकोमोनास वजाइनालिस, वो भी सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। उसके लिए आप एक स्मीयर बना के माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हो। ट्राइकोमोनियासिस की वजह से प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। अगर प्रीमेच्योर रप्चर हो गया मेम्ब्रेन का तो उसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी भी होगी ही। एक बार मेम्ब्रेन रप्चर हो गई सो देयर इज नो वे कि आप बेबी को अंदर रख पाओगे। मेम्ब्रेन रप्चर हो गई सो वो डिलीवर हो ही जाएगा एंड पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस भी हो सकता है। असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या है, सो जो डिस्चार्ज है वजाइनल डिस्चार्ज वो कैसा होगा, येलोइश टू ग्रीनिश कलर का होगा, एकदम फ्रॉथी, म्यूकोप्यूरुलेंट, कॉपियस होगा और एकदम माल ओडरस होगा। दिस इज द डिफरेंस। अगर फिशी स्मेल वाला हो तो इट इज कॉल्ड एज, कौन सी डिजीज कहलाएगी? फिशी स्मेल वाला हो तो कौन सी डिजीज कहलाती है?
Vaginosis, हाँ, bacteria. वजाइनल कैंडिडियासिस। यस, सो रिमेम्बर दिस थिंग्स। छोटी छोटी डिटेल्स में अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये चीज याद रखना कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। पूरा वल्वा वजाइना या फिर दोनों इन्फेक्टेड हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ट्रीटमेंट में आप मेट्रोनिडाजोल दे सकते हो, एंड सेक्सुअल पार्टनर को भी चेक करना है और उसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। बैक्टीरियल वजाइना, फिशी ऑर्डर बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होता है। तो पॉजिटिव एजेंट इज हीमोफिलस वजाइनालिस और गार्डनेला वजाइनालिस। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, उसकी वजह से प्रीमैच्योर लेबर बर्थ हो सकता है। उसमें फिशी ओडर स्मेल होगी, जो वजाइनल सिक्रीशन है वो फिशी स्मेल होगी, और आफ्टर इंटरकोर्स वो स्मेल बढ़ जाएगी। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन कर सकते हो आप सैंपल लेके कि बैक्टीरियल वजाइनोसिस है या नहीं, इन्फेक्शन है या नहीं। उसमें भी ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल, और सेक्सुअल पार्टनर को भी देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वजाइनल कैंडिडियासिस। सो पॉजिटिव एजेंसीज कैंडिडा अल्बिकन। क्यों होता है वजाइनल कैंडिडियासिस? तो एक तो एंटीबायोटिक बहुत टाइम से यूज कर रही है मदर, डायबिटिक है और ओबेस है। उसका जैसे सैंपल लेके माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करना पड़ता है। अगर स्पोर्स प्रेजेंट है तो उसका मतलब कि मदर इज इन्फेक्टेड। असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या होंगे? सो वल्व्यूलर और वजाइनल बहुत ईचिंग होगा, प्रूरिटस होगा। डिस्चार्ज कैसा होगा? एकदम व्हाइट कलर का, लंपी, गुठलिया जैसा होगा, और चीज, कॉटेज चीज जैसा डिस्चार्ज होगा। इंटरवेंशंस, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अगर मदर प्रेग्नेंट है तो, if mother is pregnant, then Antifungal preparation. antifungal preparation, oral, Vaginal. vaginal, yes. We cannot give oral, vaginal preparation ही देनी पड़ेगी, because oral दोगे तो क्या होगा? Miscarriage. Miscarriage. तो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, बाकी आप दे सकते हो, बट इतना ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में हम ओरल फ्लुकोनाजोल नहीं दे सकते। मदर को अगर बहुत ज्यादा इरिटेशन, स्वेलिंग हो गया है वल्वा और वजाइना में, सो मदर को आप सिट्स बाथ लेने के लिए बोल सकते हो। एंड जो सेक्सुअल पार्टनर है उसको भी चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, और अगर ट्रीट उसको है इन्फेक्शन तो उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। एनी डाउट इन टुडेज टॉपिक? यस और नो? ओके, सो कल ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो जाएगा, अभी थोड़े ही स्लाइड्स बाकी है, तो टुमारो द चैप्टर विल बी एंड। सो आपको कल चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। So see you tomorrow directly at 9 a.m. Thank you. Thank you, ma'am.